आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुकुल परिवार में स्वागत है। एसएससी जीडी 2018 में जो भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का एनालिसिस वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके पहले भी इस श्रृंखला का 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और ये इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा भी वीडियो लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प आपको दिया गया है निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस, परिसंचरण। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डायलिसिस। जब किडनी सही तरीके से कार्य करना बंद कर दे तो शरीर के अंदर उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और रक्त में जो भी उपस्थित द्रव होते हैं यानी अतिरिक्त द्रव होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? विकल्प दिया गया विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीता सेठी, अभिनव बिंद्रा। तो चलिए उत्तर बताइएगा अपना कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। यानी अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए सबसे पहला पुरस्कार, यानी 1992 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तब आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। यानी विश्वनाथ आनंद को ही सबसे पहला पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1992 में। इससे जुड़े और भी तथ्य देखते हैं। पूछा जाए 2020, ध्यान रखिएगा 2020 का पूछ लिया जाए, 2020 का पूछ लिया जाए किसे किसे दिया गया था, ध्यान रखिएगा 5 लोगों को दिया गया था। वो 5 लोग कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा। पहले आपके रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये 5 लोग थे। रिपीट करना है, सुनिएगा एक बार। रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, इन 5 लोगों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2019 का पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 लोगों को दिया गया था, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। 2019 का पूछा जाएगा अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था तो 2 लोग रहेंगे, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। और एक बात थोड़ा याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्थशास्त्री ने सन 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? विकल्प दिया गया अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजीत विनायक बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा उत्तर होगा आपका? तो सही है अमर्त्य सेन, आपका उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। यानी सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नोबेल पुरस्कार से जुड़े और भी तथ्य देखते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पुरस्कार भारत में, यानी प्रथम भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं एशिया का पहला व्यक्ति कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली, यानी भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और केवल भारत के नहीं, एशिया के भी प्रथम हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अगला और भी इससे जुड़े थोड़ा तथ्य देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1900, याद रखिएगा 1900। लेकिन दिया कब गया? तो उसी के 1 वर्ष बाद, यानी 1901 में पहली बार ये स्वीडन में पहला पुरस्कार, यानी पहली बार इसको दिया गया था। पूछा जाए इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, मतलब कितना पैसा दिया जाता है, तो $10 लाख, करीब करीब 7.5 करोड़ या फिर करीब करीब 8 करोड़। पूछा जाए किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, तो इन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। मानव जाति के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी कार्य के लिए दिया जाता है। चलिए इतने तथ्य आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? विकल्प आपको दिया गया प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। तो बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरब सागर। यानी लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर आ जाएगा अरब सागर में स्थित है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? विकल्प दिया गया बनारस, वाराणसी, द्वारिका, अयोध्या। तो बताइएगा लठमार होली कहाँ की फेमस है? तो आप सबको पता है बनारस की लठमार होली काफ़ी फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरिकल्चर। बताइएगा विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वायरोलॉजी। ऐसे ही क्लियर है, क्योंकि विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायरस, और वायरस क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। याद रखिएगा विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? वायरोलॉजी। चलिए और भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछा जाए पैडोलॉजी, तो मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं।
फल फूल व साग सब्जी या कह सकते हैं बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और रेशम कीट पालन, रखिएगा, रेशम कीट पालन के अध्ययन क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान सुनिएगा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सुनिए एक बार, क्वेश्चन आपको दिया गया था विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषाणु के लिए आपका हो जाएगा वायरोलॉजी। लेकिन पूछा जाए मिट्टी का अध्ययन तो पेडोलॉजी। फल फूल व साग सब्जी या कह सकते हैं बागवानी का अध्ययन तो हॉर्टिकल्चर। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। इतने क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आत्मकथा किसकी है? यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अंग्रेजी में इसी बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये आत्मकथा किसकी है? विकल्प आपको दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और थोड़ा तथ्य देखते हैं, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई और भी पुस्तकें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए हिंद स्वराज याद रखिएगा, सत्याग्रह पुस्तक याद रखिएगा, मेरे सपनों का भारत याद रखिएगा और ग्राम स्वराज। ये 4 पुस्तकें महात्मा गांधी की और याद रखिएगा। कौन कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो इसको आपको याद ही रखना है। इसके साथ साथ और भी इनकी 4 पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हिंद स्वराज, सत्याग्रह पुस्तक, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज। ये 4 पुस्तकें। जवाहरलाल नेहरू की चर्चा कर लें तो जवाहरलाल नेहरू की भी पुस्तकें, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं? भारत की खोज। अंग्रेजी में आपकी हो जाएगी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम की चर्चा कर लें तो इनकी भी 2 पुस्तकें याद रखिएगा। जब पहली पुस्तक आपकी हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर और दूसरी हो जाएगा इंडिया 2020 या इंडिया 2020 भी कहते हैं, याद रखिएगा। 2 पुस्तक कौन सी? विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020। नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो इनकी करीब 2-3 पुस्तकें याद रखिएगा। जैसे महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम वॉरियर किसकी है? तो नरेंद्र मोदी की है। ज्योतिपुंज, कौन कौन सी? एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज, ये आपकी इनकी पुस्तक हो जाएगी नरेंद्र मोदी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा धारा 370, ये कह सकते हैं अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, आपसे पूछा गया है। विकल्प आपको दिया गया है, फ्रांस, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका UK से। कहाँ से लिया गया है? UK से। चलिए और भी देख लेते हैं किस देश से क्या लिया गया है। जैसे अगर अमेरिका से पूछा जाए क्या देखेगा, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, वित्तीय आपातकाल लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अमेरिका से पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए? अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, वित्तीय आपात लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से, किसी पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान सुनिएगा क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन और संसद की संयुक्त बैठक। इतनी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एक बार रिपीट करें, सुनिएगा। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसद की संयुक्त बैठक, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर एक और देश याद रखिएगा ऐसे, अगर पूछ ले जाए आपसे रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ये आप लिए गए हैं रूस से। और पूछ लीजिए क्या लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय अगर पूछा है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सब कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है रूस से। चलिए एक और देश देख लीजिएगा जैसे आयरलैंड। आयरलैंड से पूछा जाए क्या लिया गया है? तो DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में नागरिकता, तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका UK से। लेकिन अगर अमेरिका से पूछा जाए क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की विधि। इतनी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाए तो प्रस्तावना की भाषा, सम्मति सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसद की संयुक्त बैठक, ये ली गया ऑस्ट्रेलिया से। पूछा जाए आपका आयरलैंड से क्या लिया गया है तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। पूछा जाए रूस से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं तो रूस से ही लिए गए हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन पानी के साथ अपक्रिया करता है, चांदी, कैल्शियम, सीसा, तांबा। तो आप सबको पता है चांदी अपक्रिया करता नहीं है, सीसा भी नहीं कर सकता पानी के साथ, तांबा भी नहीं करता, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। याद रखिएगा कैल्शियम जैसे ही पानी के साथ अपक्रिया करता है, करने के पश्चात क्या क्या बनाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा 2 चीज़ें कौन कौन सी, यानी जैसे ही कैल्शियम आपका जल के साथ अपक्रिया करता है, करने के पश्चात 2 चीज़ें बनाता है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या बनाएगा तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, 2 चीज़ों बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। यानी भारत के जो न्यायतंत्र है उस पदानुक्रम में सबसे यानी ऊपर क्या है, यानी कौन सी अदालत सबसे ऊपर होती है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे ऊपर कौन सा है आपका सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं उसको उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, ये सबसे बड़ी न्यायालय है। इसके बाद आप भारत में कहीं अपील नहीं कर सकते इसके फैसले पर। चलिए याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कैच यानी 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है, यानी भारत का कौन सा विकेट कीपर है जो 300 कैच जिन्होंने पकड़ा है। तो आप सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, कौन हो जाएंगे, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने 300 कैच पकड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया हवा महल किस शहर में स्थित है, हवा महल किस शहर में है। तो हवा महल कहाँ पड़ेगा आपका, जयपुर। हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। और भी देखते हैं, जैसे आपको विकल्प दिया गया है दिल्ली। अब देख लीजिए दिल्ली में क्या क्या है। दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा है और लाल किला है और क्या है, जंतर मंतर। याद रखिएगा फिर से एक बार बता रहे हैं, दिल्ली में क्या क्या पड़ जाएगा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, और लाल किला पूछा जाए बनवाया किसने था तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने। ये शेरशाह सूरी कौन था तो सूर्यवंश का संस्थापक था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यानी अगर पूछा जाए कि लाल किला बनवाया किसने था तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और ये शेरशाह सूरी था कौन तो सूर्यवंश का संस्थापक था। जंतर मंतर पूछ लिया जाए तो जंतर मंतर भी आपका दिल्ली में ही है। ये बनाया किसने था तो सवाई जय सिंह ने। किसने बनाया था, सवाई जय सिंह ने बनाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय थे। और कुतुब मीनार भी आपकी दिल्ली में है, किसने बनाया था तो कुतुबुद्दीन ने शुरू करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इंडिया गेट भी आपका कहाँ पर है, दिल्ली में ही है, और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक मारे गए थे और अफगान युद्ध हुआ था उनसे जो मारे गए थे उन्हीं की याद में इसको बनवाया गया था। चलिए और देखते हैं, अब पूछ लिया जाए यहाँ से जुड़े हुए, अगर राजघाट पूछा जाए तो राजघाट भी कहाँ पड़ेगा आपका, दिल्ली में पड़ता है। राजघाट की थोड़ी चर्चा कर लें। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, याद रखिएगा महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है तो राजघाट में। शांतिवन उसी के बगल पड़ता है, राजघाट के थोड़ा सा दूर, यानी उसी के समीप है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ पर है, शांतिवन में। एक बार रिपीट करें, ध्यान सुनिएगा। यानी क्वेश्चन आपसे कहा गया था हवा महल किस शहर में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, सॉरी कहाँ पर है, जयपुर में है। लेकिन दिल्ली आपको ऑप्शन दिया गया, देखते हैं दिल्ली में क्या क्या है। दिल्ली में आपका पड़ जाएगा हुमायूं का मकबरा जो कि हुमायूं की पत्नी ही बनवाया था, लाल किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, सूर्यवंश के संस्थापक थे ये, जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और पूछा जाएगा इंडिया गेट, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और जो अफगान युद्ध हुआ था उनके मध्य इसमें जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उन्हीं की याद में बनवाया गया था ये। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, ये भी दिल्ली के अंदर है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, ये भी दिल्ली के अंदर ही है। याद रखिएगा इतने तथ्य। और भी थोड़ा देखते हैं, अगला दिया विकल्प दिया गया आगरा। आगरा में क्या क्या है देखिएगा, ताजमहल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, जामा मस्जिद, ठीक है ना, शाहजहाँ की बेटी ने बनवाया था इसको, नाम क्या था उसका तो जौहरा बेगम। याद रखिएगा जौहरा बेगम, शाहजहाँ की बेटी ने जामा मस्जिद बनाया था, नाम क्या था उसका जौहरा बेगम। गुजरात की थोड़ी चर्चा कर लें, गुजरात में क्या क्या है याद रखिएगा, साबरमती आश्रम, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, और सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो आपका गुजरात पड़ेगा।
सूर्य मंदिर बनाया किसने था? याद रखिएगा भीम प्रथम ने। चालुक्य वंश के एक शासक थे, नाम क्या था? भीम प्रथम। उन्होंने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और सोमनाथ मंदिर भी कहाँ पर है? गुजरात में ही। इतने तथ्य आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? बताइए। विकल्प आपको दिया गया है एल्युमिनियम, लोहा, सोना, तांबा। कौन सा हो जाएगा? यानी कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य मतलब ऐसी धातु जिससे हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं या बहुत बारीक, इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। आप सबको पता है सोना क्या है? सबसे अधिक तन्य है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? विकल्प आपको दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और विकल्प देखते हैं। अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये असहयोग आंदोलन की इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। और इसी के तहत याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और 1919 में याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जब घटित हुआ था, तो इसके विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो चीज़ याद रखिएगा, यानी 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। और जबकि उसी के अगले वर्ष 1920 में इस आंदोलन के चलते महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और ये 1922 में चल करके बंद भी हो जाता है। एक चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पर एक कुछ और ये 19 असहयोग आंदोलन की चर्चा कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? विकल्प आपको दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चलिए अपना आंसर बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। अगर पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1942 आपका 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? विकल्प दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो अपना आंसर बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए कब प्रारंभ किया गया था, तो 1942 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1920 में। ये प्रारंभ क्यों हुआ था, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसकी उपाधि त्यागी थी? केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरी हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? याद रखिएगा महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। ये आगे चलकर 1922 में बंद कर दिया जाता है, चौरी चौरा घटना के वजह से। जो चौरी चौरा कांड था उसी के बाद इसको बंद कर लिया जाएगा, या महात्मा गांधी इसे वापस ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? क्वेश्चन दिया गया आपको निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? विकल्प दिया गया टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट। बताइएगा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। चलिए तो आज के 15 प्रश्न रहे। ये प्रश्न कैसे आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न मात्र SSC GD के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।